में सबसे पहला जो दायित्व है आम रैयतों का, आम किसानों का, वो ये दायित्व है कि फॉर्म आता है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1). अगर आपके पास खुद के केवाला की ज़मीन हो या पूर्वजों के नाम की खतियानी ज़मीन हो या पूर्वजों के नाम पे केवाला की ज़मीन हो, तो ये सारे ज़मीन का ब्यौरा सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवाना रहता है और उसी के आधार पर फिर आगे की सारी कार्रवाई होती है। तो वो सारा ब्यौरा आपको फॉर्म 2 और 3(1) में भर के अपने दस्तावेज़ के साथ जो भी साक्ष्य ज़मीन का प्रमाण है वो सारा लगाकर, अपना आधार कार्ड लगाकर सर्वे ऑफिस में लाके जमा करना पड़ता है। उसमें कुछ डिटेल है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या भरना है, वो डिटेल आप लोग गौर से सुन लीजिए। फॉर्म 2 जो होता है वो 1 पेज का होता है और फॉर्म 3(1) जो होता है वो 2 पेज का होता है। तो फॉर्म 2 भरने का तरीका यही है कि ऊपर में आपसे डिटेल पूछेगा, राजस्व ग्राम का नाम, तो आप जिस राजस्व ग्राम में ज़मीन धारित करते हैं उस राजस्व ग्राम का नाम वहाँ पर दर्ज करना है। उस हर एक राजस्व ग्राम का एक थाना नंबर होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एक ही नाम का 2 गाँव आपके ब्लॉक में हो सकता है, आपके अंचल में एक ही नाम का 2 गाँव हो सकता है। तो अगर 2 नाम है एक ही तरह का और अगर हम वो नाम बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए कि किस गांव की बात हो रही है। तो ऐसे केस में उसको पहचान करने के लिए एक नंबर दिया जाता है, हर राजस्व ग्राम को एक नंबर दिया जाता है जिसको रेवेन्यू थाना नंबर बोलते हैं, राजस्व थाना नंबर बोलते हैं। तो हर राजस्व ग्राम की पहचान उसके एक थाना नंबर से की जा सकती है कि किस राजस्व ग्राम की बात हम कर रहे हैं। तो राजस्व ग्राम के साथ साथ आपको उसका राजस्व थाना नंबर जो है वो वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा, आपका पुलिस थाना जो है वो वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा, आपका कौन सा अंचल है वो दर्ज करना पड़ेगा और आपका कौन सा जिला है वो दर्ज करना पड़ेगा। उसके नीचे आप लोग देखते होंगे फॉर्म 2 में 11 कॉलम का टेबुलर कॉलम रहता है, टेबल बना रहता है, 11 कॉलम होता है उसमें और हर कॉलम में अलग अलग डिटेल आपको भरना है। जिसमें सबसे पहला कॉलम जो है वो है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं पिता का नाम। रैयत बोलते हैं कि जो भूमि धारित करता है, जो भूमि का जोतकोर कर रहा है, उस आम किसान को सर्वे के लैंग्वेज में रैयत बोलते हैं। तो रैयत अगर सिंगल है, जैसे आप लोग एक आदमी जोत रहे होंगे, एक भाई जोत रहे होंगे किसी ज़मीन को, या तो केवाला करवाए होंगे या बंटवारा के आधार पर खतियानी ज़मीन आपको प्राप्त हुई होगी, तो एक आदमी अगर जोत रहे होंगे तो एक रैयत का नाम वहाँ पर दर्ज होगा। और अगर उसी जगह पर 3 भाई 4 भाई मिल के अगर उसको जोत कोर कर रहे हैं तो सारे भाइयों का नाम वो करके आप दर्ज कर सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद सबसे लास्ट में अपने पिताजी का नाम दर्ज कीजिएगा। दूसरा कॉलम जो है वो है अस्थायी पता, कि आपका घर कहाँ है। हो सकता है कि आपका घर एक गांव में है लेकिन आपकी ज़मीन 3 गांव 4 गांव में होगी, तो हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म रहेगा और अस्थायी पता जो है आपका वो हर फॉर्म में एक ही रहेगा जहां पे आपका घर बना हुआ है। तीसरा कॉलम जो होता है वो ज़मीन के ब्यौरा से संबंधित होता है, वो आपके पेपर पे भी लिखा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं खाता नंबर। खाता नंबर का मतलब ये है कि हर एक रैयत को एक, जैसे आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते होंगे तो अकाउंट नंबर एक रहता है और अकाउंट नंबर के अंदर में आपके सारा ट्रांजैक्शन का डिटेल रहता है कि कितना कितना ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुआ है। वैसे ही खतियान में एक अकाउंट नंबर मिलता है, हर एक रैयत को एक अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसको खाता नंबर हम लोग बोलते हैं। उस खाते नंबर के अंदर में जितना भी आपका प्लॉट है, जितना भी खेत है, वो सारा दर्ज किया रहता है। एक खेत है तो एक खेत दर्ज रहेगा, अगर आपके पास 10 खेत है तो 10 खेत का नंबर उसमें दर्ज रहेगा। तो वैसा ही इसमें भी सर्वे में भी आपका खाता नंबर रहता है, जो आपके जो भी पेपर आपका होगा, ज़मीन का जो भी प्रमाण होगा, खतियान है, केवाला है, पर्चा है, वो सारे पे लिखा रहता है खाता नंबर। तो वहाँ से देख के आपको खाता नंबर दर्ज करना है। उसके बाद दूसरा कॉलम है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर का मतलब हो गया कि प्लॉट का नंबर, जिस प्लॉट की आप बात कर रहे हैं, जिस प्लॉट का साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है, उसका प्लॉट नंबर क्या है वो मानचित्र में भी दिया रहता है और आपके पेपर में भी दिया रहता है। तो आप पेपर से देख के अपना प्लॉट नंबर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद का कॉलम है रकबा। रकबा का मतलब होता है एरिया। एरिया का मतलब ये हुआ कि कितनी भूमि है आपकी, कितना डिसमिल ज़मीन है या कितना कट्ठा ज़मीन है। आमतौर पे जो सरकारी दस्तावेज में ज़मीन की पैमाइश चलती है वो आपको एकड़ और डिसमिल में चलती है। आप गांव घर में देखते होंगे कि आप कट्ठा में उसको मेजरमेंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग कट्ठा में बात करते हैं, लेकिन सर्वे की जब भी बात होगी तो वो वहाँ पर एकड़ और डिसमिल ही चलेगा, वहाँ पर कट्ठा और धूर की नहीं चलेगा। तो आपको वहाँ पर जो भी डिसमिल है, कितना डिसमिल ज़मीन आपकी प्राप्त है, वो प्लॉट कितना डिसमिल का है, वो वहाँ पर दर्ज करना है। उसके आगे कॉलम आता है चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब है कि वर्तमान चौहद्दी। आपके पेपर पे हो सकता है कि उस समय की चौहद्दी दर्ज होगी जो इस समय आपका पेपर बना है। जैसे खतियान की बात अगर हम करते हैं तो खतियान में 1960 में खतियान बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था और 67-68 में जाके वो फाइनल हुआ। तो 67-68 में जो आपकी चौहद्दी रही होगी वो खतियान पे दर्ज है। या फिर आपने केवाला करवाया होगा, तो जब भी केवाला करवाया होगा उस डेट में आपके चौहद्दीदार जो रहे होंगे उनका नाम वहाँ पर दर्ज किया होगा। लेकिन वर्तमान में आपको वो चौहद्दी नहीं लिखना है जो आपके पेपर पर दर्ज है, वो चौहद्दी लिखना है जो आपके खेत के आसपास आपके चौहद्दीदार हैं। हो सकता है उसमें बहुत सारे चौहद्दीदार पेपर के अनुसार आपके बदल गए होंगे वर्तमान में। 5 साल 6 साल अगर पुराना पेपर आपका होगा तो वर्तमान में हो सकता है कोई नए केवालादार आ गए होंगे, तो आपके चौहद्दीदार बदल गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको उस नए चौहद्दी के हिसाब से जो आपके चौहद्दीदार हैं वो वहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आता है किस्म ज़मीन।
किस्म ज़मीन का मतलब हो गया कि आप ज़मीन का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, उस पर क्या बना हुआ है या क्या किस चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो वहाँ पर दर्ज किया जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी ज़मीन पे घर बना दिया गया है तो वैसी ज़मीन को हम लोग घरारी की ज़मीन बोलते हैं। तो अगर किसी ज़मीन पे घर बना हुआ है तो किस्म ज़मीन में आप लिख दीजिए घरारी की भूमि, या फिर वहाँ पर आप मकान में सहन भी दर्ज कर सकते हैं। मकान में सहन का मतलब भी वही हुआ कि वहाँ पर घर बना हुआ है। उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़मीन पे खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर खेती की कोई ज़मीन है तो वहाँ पे कृषि वाली भूमि लिख दीजिए या कृषित भूमि लिख दीजिए या खेती की भूमि लिख सकते हैं। बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे कि ज़मीन पे अपने लोग गाछी वगैरह लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, आम का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, इस तरह का बहुत सारा पेड़ लगाते हैं। तो ऐसा अगर कोई स्थिति है तो आप उसको किस्म ज़मीन में बागीचा या गाछी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि अपनी ज़मीन में पोखर वगैरह खनवाते हैं, मछली पालन करते हैं शौकिया, तो वहाँ पे पोखर खनवा लेते हैं। तो अगर वैसा कोई बना हुआ है, पोखर है, तालाब है, तो वहाँ पे किस्म ज़मीन में आप पोखर या तालाब दर्ज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपका ज़मीन का उपयोग जिस तरह से हो रहा है वो उपयोग के हिसाब से उसका वेरिफिकेशन आप वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसका अगला कॉलम जो होता है वो होता है लगान का। लगान और इसके बाद का कॉलम है जमाबंदी। लगान और जमाबंदी के केस में आप लोगों को हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हर आम सभा में ये हम बताते हैं कि अगर आपकी जमाबंदी कायम नहीं हुई हो या आपका लगान फिक्सेशन नहीं हुआ हो, आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ हो, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे के प्रक्रम में इसका पूरा नियम है कि आपका जो दाखिल खारिज का जो नियम होता है या जो जमाबंदी कायम करने का नियम होता है, सेम प्रोसेस इस सर्वे में भी है। उस अनुसार उसका सत्यापन करके हम लोग आपके नाम से नया खतियान ही बना देंगे, तो आपको अलग से दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है। हर आम सभा में ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरा केवाला है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लगान नहीं कटवाते हैं, मेरा रसीद नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे। तो वैसे ही स्थिति में आप लोग लगान का कॉलम या जमाबंदी का कॉलम जो है इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी कॉलम नहीं है। और अगर आपका लगान निर्धारण नहीं हुआ है या आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे के प्रक्रम में उसका इलाज है, उसका रूल है, रूल के अनुसार सत्यापन होगा और सत्यापन के उपरांत अगर सही पाया जाता है तो आपके नाम से ऑटोमेटिक खतियान बनने का प्रोसेस ही शुरू हो जाएगा। आपके नाम से जमाबंदी अलग से कायम हो जाएगी, खतियान बनने के बाद आपको नई जमाबंदी कायम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो कॉलम है जिसको अगर आपके पास है तो वहाँ पर दर्ज कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो वो कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं। उसका अगला कॉलम आता है ज़मीन पे दावा का आधार। ये सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है पूरे फॉर्म का इसलिए महत्वपूर्ण कॉलम है कि इससे ही साबित होता है कि आप उस ज़मीन के मालिकाना हक रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये आपको प्रमाण करना पड़ेगा कि ज़मीन पे जो आप दावा किए हुए हैं, जो कब्ज़ा किए हुए हैं, वो किस आधार पे कब्ज़ा किए हुए हैं, आपका उसमें हक बनता है या नहीं बनता है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। उसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके पूर्वजों के नाम की ज़मीन है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पूर्वजों के नाम की ज़मीन होगी। तो पूर्वजों के नाम की ज़मीन दो तरह से हो सकती है। पहला, या तो आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान दर्ज होगा तो आपको मिला होगा वो, या फिर आपके पूर्वजों ने केवाला करवाया होगा तो आपको वो प्राप्त हुआ होगा। तो अगर पूर्वजों के नाम की कोई भी ज़मीन है, अगर खतियानी ज़मीन है, तो वहाँ पर दावा के आधार में आप लिख दीजिए खतियानी ज़मीन या उत्तराधिकारी ज़मीन भी लिख सकते हैं, उसको खतियानी भूमि या उत्तराधिकारी भूमि भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पूर्वजों के द्वारा केवाला करवाया गया है तो वहाँ पर लिख दिए पूर्वजों के द्वारा क्रय से प्राप्त भूमि। इससे ये साबित हो जाएगा कि आपके पूर्वजों ने उसका केवाला करवाया था, रजिस्ट्री करवाया था, तब आपको वो वंशज होने के नाते प्राप्त है। वैसी स्थिति में अगर आपने खुद केवाला करवाया है तो आपके नाम से वो केवाला होगा, और आपके नाम से जब केवाला होगा तो वहाँ पे लिख दिएगा कि केवाला से प्राप्त भूमि। वैसे भूमि जो आपके पूर्वजों के नाम से है, जैसे आपके पूर्वजों के नाम से खतियान है या आपके पूर्वजों के नाम से केवाला है, तो इस दोनों केस में आपको वंशावली समर्पित करना पड़ेगा, वंशावली प्रस्तुत करना पड़ेगा। इससे ये साबित होगा कि ये आपके पूर्वज थे, जिनका नाम उस पेपर में दर्ज है वो आपके पूर्वज थे और आप उनके वंशज हैं। तो ये प्रमाणित करने के लिए आपको वंशावली बनाने की ज़रूरत है और वंशावली आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। वंशावली के केस में एक चीज़ और मैं कर देना चाह रहा हूं आप लोगों को कि वंशावली के केस में अभी देखते होंगे लोग बहुत परेशान हैं कि वंशावली कैसे बनेगा, कहां से बनेगा। पहले सरपंच बनाते थे, अब सरपंच वाला वैलिड होगा या नहीं होगा, या अंचल से बना हुआ है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ है। तो वैसा बता दें आप लोगों को कि अगर जब सरकार का रूल चेंज होता है तो सरकार का रूल चेंज होने से पहले का अगर कोई प्रमाण पत्र निर्गत है तो वो 100% वैलिड होता है, और सरकार के रूल बदलने के बाद अगर कोई पुराना तरीके से कोई प्रमाण निर्गत होता है, कोई पेपर निर्गत होता है, तो वह मान्य हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जुलाई 2023 में एक रूल आया था पंचायती राज की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से, कि जो पूर्व में वंशावली बनती थी वो सरपंच महोदय के द्वारा बनाया जाता था। सिर्फ सरपंच महोदय अपने लेटर पैड पे बना के दे देते थे तो वो 100% मान्यता होती थी। लेकिन उसको चेंज करके एक नया सिस्टम लाया गया। उस नए सिस्टम में ये किया गया कि सरपंच के अलावा भी कुछ